खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। पूरा खेल खत्म करना है इन जालिमों का। ये खेल खेलने आ रहे हैं हमारा, ये हमारे जज्बात का, हमारे इत्तेहाद का खेल खेलना चाहते हैं। मेरा मानना है कि ये बुर्के वाली सोच लोगों को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कानून में ऐसे परिवर्तन होंगे जहां पे अगर कोई बुर्का पहनेगा तो वो सरकारी संस्थानों पे, सरकारी जगहों पे और सरकारी लोकतंत्र में कहीं भी नहीं आएगा। जैसे कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर के सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है कि जहां कहीं भी कुत्ते देखे जाए ऐसे सरकारी संस्थानों में, उनको पकड़कर पहले वैक्सीनेट करें। ऐसे ही आगे होगा कि जो भी बुर्के वाले सरकारी जगह पे देखे जाएंगे उनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। आपको अगर रहना है तो सबसे पहले संविधान में दी गई आजादी के अधिकार पर रहना होगा, संविधान को मानना होगा। सरिया से ये देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए और यहाँ के लोगों के हाथों में पत्थर थमा देंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी पहले भी इनके भाई ऐसा बयान दे चुके हैं जिससे कि देश में एक माहौल बन गया था दंगा होने का, और अब ये ऐसा बयान दे रहे हैं। ये नाम के वकील हैं, कभी वकालत करने आते नहीं हैं। एक जगह से बैठकर एक मोटो सेट करते हैं और वही सोचते हैं कि पूरे देश में चले। ऐसा अब होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र कह सकता है, बांग्लादेश अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र कह सकता है। हम मेजॉरिटी होकर अपने आप को हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते। हमारे यहाँ कोई प्रोविजन नहीं था कि ये सेकुलर देश है, हमें जबरदस्ती सेकुलरिज्म को थोप दिया गया इमरजेंसी लगा के। हमारे यहाँ कोई प्रोविजन नहीं था कि हम ऐसे देश में रहें जहां पर हमारे फंड के, हमारे मंदिरों के पैसे को दूसरों को आगे बढ़ने में किया जाए। इस देश को जब आप समझेंगी तो संविधान के पहले हमने लिखा था वसुधैव कुटुंबकम। आप कहना चाह रहे हैं कि संविधान से सेकुलरिज्म शब्द को ही हटा दिया जाए? जब जोड़ा जा सकता है तो हटाया भी जा सकता है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत गान पे। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है लोकतंत्र के हिसाब से, जिसमें काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत में चाहे मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा पता नहीं, लेकिन भारत की प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी। इस तरीके से बोल दिया। अब इस पे सियासत है वो गर्मा गई है। तमाम जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश राणा की बात हो या फिर और भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वो कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे कोई भी मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है। और अगर किसी महिला का सम्मान करना चाहते हैं, हिजाब वाली महिला का, तो जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसका अध्यक्ष बना दे। पसमंदा मुस्लिम जो हिजाब पहनती है उस महिला को अध्यक्ष बना दे और अपनी पार्टी में शामिल कर ले। इस तरीके से नीतीश राणे कह रहे हैं और तमाम जो है बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या विचार है, क्योंकि लोकतंत्र एक वकील और एक एडवोकेट से अच्छा कोई नहीं जानता है, ये सभी को पता है। अब इनसे हम बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, मैं आपसे आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी। आप चार लोग। एडवोकेट विशाल सिंह है। आपका क्या नाम है? सूरज कुमार झा मैम। सर, आपका क्या नाम है? आशीष पांडे। आपका क्या नाम है? शिवम तिवारी सांडिल। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपको लगता है कि भारत में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मज़हब का जो इंसान है वो कहा जाए वही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं वो हर पद पे बैठ सकते हैं, चाहे वो सीएम का हो या फिर पीएम का। क्या देखिए, मेरा मानना है कि ये बुर्के वाली सोच लोगों को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कानून में ऐसे परिवर्तन होंगे जहां पे अगर कोई बुर्का पहनेगा तो वो सरकारी संस्थानों पे, सरकारी जगहों पे और सरकारी लोकतंत्र में कहीं भी नहीं आएगा। जैसे कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर के सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है कि जहां कहीं भी कुत्ते देखे जाए ऐसे सरकारी संस्थानों में, उनको पकड़कर पहले वैक्सीनेट करें। ऐसे ही आगे होगा कि जो भी बुर्के वाले सरकारी जगह पर देखे जाएंगे उनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। आपको अगर रहना है तो सबसे पहले संविधान में दी गई आजादी के अधिकार पर रहना होगा, संविधान को मानना होगा। सरिया से ये देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। दूसरा चीज मैं इस पे कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज को और मेजॉरिटीज को दोनों को अधिकार है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जो लोकतंत्र में चुनकर आएगा वो प्रधानमंत्री के बनेगा। लेकिन क्या आज तक इतनी मुस्लिम महिला हैं, इकरा हसन है, महबूबा मुफ्ती है, कोई बुर्का पहन के कहीं गया या कोई हिजाब पहना? ये सिर्फ मुस्लिम बच्चियों को तो पहन के रखती है हिजाब, हमेशा ही
जितने भी इंटरव्यू देखो वो हमेशा ही जी पहन के रखती हैं हिजाब, लेकिन वो नकाब पहनती, हिजाब नहीं पहनती। हिजाब जो बुर्का जो ऊपर से नीचे तक पहनते हैं वो है। तो ये सिर्फ मुस्लिम बच्चियों को जो कि पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए, उनको गुमराह करने के लिए नेता ऐसे करते हैं। अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए और यहाँ के लोगों के हाथों में पत्थर थमा देंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी पहले भी इनके भाई ऐसा बयान दे चुके हैं जिससे कि देश में एक माहौल बन गया था दंगा होने का, और अब ये ऐसा बयान दे रहे हैं। ये नाम के वकील हैं, कभी वकालत करने आते नहीं हैं, एक जगह से बैठकर एक मोटो सेट करते हैं और वही सोचते हैं कि पूरे देश में चले। ऐसा अब होने वाला नहीं है। लेके चल रहे हैं कि हम 4 हमारे 40 बच्चे, ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। सर आप भी मानते हैं ना देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सेकुलर है। तमाम लोग कहते हैं सेकुलर है, संविधान में तो ये शब्द लिखा नहीं है। खैर तमाम लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में ये जो चीजें हैं लिखी हुई है कि सभी मजहब है वो आपस में प्रेम भाव के साथ में रहते हैं। तो नीतीश राणे ये क्यों कह देते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला है वो प्रधानमंत्री बनेगी, इस तरीके इस बयान को लेकर वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में बनना संभव है। हिंदू राष्ट्र थोड़ी ना है, तो संविधान के तौर पे चलता है। नीतीश राणे ने ऐसे कैसे बोल दिया? बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भले ही हो। देखिए दोनों लोग के बयान को थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। पहली बात जो आप जो धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष तो है, हमारा देश जो है सेक्युलरिज्म की बात है, लिखा गया है, प्रियम्बल में ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन से। रही बात हिजाब पहनने की, तो हिजाब और बुर्का का जो मामला है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है, एक प्रैक्टिस है कि नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबी है। 2 जजों की बेंच ने एक जज साहब कहे सुधांशु दिया था कि उनका इंटीग्रल पार्ट है, दूसरे ने कहा कि उनका पार्ट नहीं है। उस पर मामला 3 जज बेंच के पास है, सब जुडिस है। जब तक वो डिसाइड ना होता तब तक ये कहना अभी नामुमकिन है कि 2 जज बैठती, एक जज का एक कहना, एक तो दूसरा कहना। तो अभी तक जो है वो मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। एक बार डिसाइड हो जाए तो फिर हम उसको दिखाएंगे। रही बात मुस्लिम का प्रधानमंत्री बनने का, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 74(1) और 75(1) में राष्ट्रपति हो 53 में, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी भी सरकारी पोस्ट के लिए कोई रिलीजन कोई वो नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है कि 35 साल या 25 साल की उम्र है, वो दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से ठीक हो, बस कोई भी बन सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब बने हैं, एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, अभी अल्तमश कबीर बने हैं, इससे पहले APJ अब्दुल कलाम साहब बने हैं। यहाँ मुस्लिम हिंदू का एंगल ही नहीं। ओवैसी साहब कर रहे तो वो भी गलत है, और जो हिंदू राणा नीतीश राणा बोल रहे हैं वो भी गलत है। समझने वाली बात है, अगर कोई प्रगतिवादी महिला सोच की कोई आए तो उनका वेलकम है, कोई इस्तेकबाल है, इसमें कोई मना नहीं है कि आप मुस्लिम होने के नाते आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाए। कल को बहुमत बदला और बहुमत के नेता बीजेपी में ही मान के चलिए कोई ऐसी है जिसको लगे बीजेपी कोई अच्छी कैंडिडेट, प्रधानमंत्री कौन होता? बहुमत पार्टी दल का नेता होता। बीजेपी अगर चुन ले तो कोई हो सकता है, इसमें कोई तमाम लोगों के मन में एक सवाल उठेगा। वैसे तो अभी तक किसी का बयान नहीं आया है, बट मैं एक महिला होने के नाते ये बोलना चाहूंगी कि अगर कोई मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री के पद पे अगर हिजाब पहन के बैठेगी तो बाकी महिलाएं क्या वो बिना मतलब वो इस तरीके से रह पाएंगी जैसे अभी रह रही हैं, या वो बिना हिजाब के बाकी हिंदू महिलाओं की बात करें? क्योंकि कहीं ना कहीं अब एक चीज़ और निकल के सामने आएगी। अभी तक लोगों ने बयान नहीं दिया है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए इस्लामिकरण करना हो। फिर कई लोग दो मतलब, एक होता है नैतिक रूप से सही और गलत होना, एक होता है कानूनी रूप से सही और गलत होना। कानूनी रूप के मैंने आपको जैसा बताया कि 2 जज बेंच जो कर्नाटका से मामला आया था वो अभी सिंगल जज, दोनों जज का अलग अलग व्यू हो गया, तो 3 जज बेंच के पास लंबित, तो वो अभी आना है। उस पर हम अभी कुछ नहीं कर सकते, कल को सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन है तो कहीं बात। नैतिकता के रूप में देखिए हमेशा माना चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, जो विचार हो वो प्रगतिवादी होनी चाहिए। तो कहीं मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि मैं जॉर्डन की कभी महिलाओं को यूट्यूब या फेसबुक पर देखता हूँ, या जो मोदी जी जिनके परिवार में कहते हैं, या दुबई में, वहाँ थोड़ी सी खुलापन मतलब ओपन माइंडेड है, चीज़ों को उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं। मेरा ये मानना है कि थोड़ी लिबर्टी मिलनी चाहिए। आप ही देख लीजिए ईरान में महिलाएं बुर्का के खिलाफ आज़ादी कर रही है, बुर्का जला करके वो अयतुल्लाह खमैनी को जला रही है। कहीं ना कहीं बुर्का बहुत रेस्ट्रिक्टेड, बुर्का और वो जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश है। ये नहीं उनके धार्मिक भावनाओं का हाथ नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके विचारों को आज़ादी दी थी, आज़ादी की बात बन सकती है। मैंने आपको जैसे बताया संविधान में कोई प्रावधान मना भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज है तो ना तो कोई कुरान के लेकर के कोई शपथ ले सकते हैं, ना कोई इस तरीके कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत संदेश है मेरा ये सिर्फ। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप खुद स्टूडेंट हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है जो एक तो प्रधानमंत्री क्या हिजाब वाली महिला बन सकती है? जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हो सकता है कि मैं उस दिन ना रहूँ, उनका कहने का मतलब है पाकिस्तान में जो है वो एक ही मज़हब के लोग हैं, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तमाम पद पे बैठेंगे, ये उसमें लिखा हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में सभी धर्मों को आज़ादी है कि कोई किसी भी पद पे बैठ सकता है, किसी को भी जनता है वो अपने सेवा का मेरा मानना ये है ना कि हिजाब पे क्यों हम डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी बन सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हिंदू बने मुस्लिम बने, ऐसा कुछ तो है नहीं, केवल इंडिया का सिटीजन हो ये लिखा है। तो
तो यहाँ पे हिजाब जैसी बातों को लाना ही नहीं चाहिए था इनको भी, कि कोई भी बन सकता है, सच है ये। और रही बात हिजाब की, तो हिजाब पे ही क्यों, हिजाब पहनना ही क्यों है? जो खलीफा हैं, जो इनके सबसे बड़े, उसमें इस्लाम में माना जाता है, खलीफा के परिवार को आज आप देखिए तो उनके परिवार में कोई हिजाब नहीं पहनता है। और उनको मानने वाले उनके फॉलोअर्स क्यों हिजाब पहन के डाल रहे हैं? मतलब इनकी बहन बेटियों से पूछना चाहिए कि हिजाब में ऐसे क्या प्रोटेक्शन है? जो एक ड्रेस कोड होता है, एक जियोग्राफिकल होता है। इस्लाम निकला है अरब से, तो अरब का ड्रेस कोड था वो। इंडिया में हिजाब की जरूरत थी क्या है? इतनी नफरत फैलाई जा रही है मुसलमानों के प्रति देश में कि जिस दिन नफरत खत्म हो जाएगी, मोहब्बत होगी, उस दिन मुस्लिम महिला है वो प्रधानमंत्री के पद पे हिजाब के साथ में बैठ जाएगी, हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बन जाएगी। नफरत फैला कौन रहा? नफरत फैलाने वाले यही लोग हैं जो यहाँ बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम में या हिजाब में। हिजाब की बात ही नहीं करना था इनको। मतलब हिजाब की कोई वो ही नहीं है। इंडिया का जो भी सिटीजन है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, जिसमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं थी। कल ये बहुमत में आ जाए या बीजेपी भी चाहे तो मुस्लिम महिला को कल प्रधानमंत्री बना सकती है। बहुमत दल का जो भी नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे सर? आपको क्या लगता है कि हिजाब वाली महिलाएं वो एक दिन प्रधानमंत्री बन सकती है? एक्चुअली मैं हिजाब पर जाने से पहले ये जानना, इस पे जाना ज़्यादा जरूरी समझता हूँ कि हिजाब और पर्दा प्रथा आया कहाँ से। जब भारत में मुगल आक्रांता आए तो भारत में जो भारतीय मूलवासी थे, ये अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, उन मुगल आक्रांताओं से ढकने के लिए पर्दा प्रथा का इजाद हुआ और ये बुर्का और ये पर्दा, घूंघट, ये सब आने लगा। तो रीज़न है कि ये जो मेंटेलिटी है कि आप किसी सिनेरियो को केवल और केवल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंगल से देखेंगे, तब आप गलत हो जाएंगे वहीं पे। किसी को कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक को राइट दिया है, आप कुछ भी बन सकती हैं, कहीं भी बन सकती हैं। क्योंकि देश सेकुलर, हालांकि मैं सेकुलर मानता नहीं हूँ, क्योंकि सेकुलर इमरजेंसी में जोड़ा गया था पूरे विपक्ष को जेल में डाल करके। और वो सेकुलरिज्म जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था भारत प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, उस आत्मा को झकझोर करके पूरे विपक्ष को जेल में डाल करके इन आताइयों ने उसमें सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा। जो सेकुलरिज्म शब्द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मूल बहस में रिजेक्ट हो चुका था, वो इन्होंने जोड़ा। अब आप समझिए कि ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट जिन्होंने पूरे विपक्ष को जेल में रख करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल को ही परिवर्तित कर दिया। अब आप समझिए इनकी मेंटेलिटी। तो इससे ज्यादा और क्या ही सवाल आपसे मैं करके खत्म करना चाहूंगी। असुद्दीन ओवैसी को ऐसा लगता है कि इस समय ये जो माहौल चल रहा है, इस समय हिंदू मुस्लिम बहुत किया जा रहा है, मुस्लिम के प्रति पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है। जिस दिन मोहब्बत आएगी उस दिन हो सकता है कि हिजाब वाली महिलाएं प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाए। तो सच में लग रहा है नफरत फैलाई जा रही है। देखिए, मेरा मानना है अखंड भारत से 3 देश बने तो बहुत देश, आजादी के बाद 3 देश बने, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। भारत में राष्ट्रपति भी मुस्लिम चुना जा चुका है, उपराष्ट्रपति भी मुस्लिम चुना जा चुका है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मुस्लिम चुना जा चुका है और देश के तमाम पोस्ट पर मुस्लिम आ चुके हैं। क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू कहीं चुन के आया? क्या बांग्लादेश में कोई हिंदू चुन के आया? ये अपने यहाँ तो जिंदा जला रहे हैं हिंदुओं को। और इनके यहाँ लोगों को चाहिए कि हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर, अगर एक कोई मुस्लिम महिला है, लगातार विरोध करते हैं असुद्दीन ओवैसी वहाँ की चीजों का, वहाँ के सैनिकों का, वहाँ पे जितने भी लोग पद पे रहते हैं, कुछ नहीं विरोध करते हैं, कुछ नहीं विरोध करते हैं। ये हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए अपना प्यार दिखाते हैं, लेकिन अब मीडिया में आने के बाद ये देखते हैं कि इनका करने पर इनको वोट नहीं मिल रहा है तो उसका विरोध करें। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा, कर्नल सोफिया मुस्लिम महिला, मुस्लिम बच्ची पाकिस्तान में जाती है, आतंकवादियों को मार कर आती है, वहां कौन रोक लगा रहा है? जो भारत माता से प्रेम करता है, जो वंदे मातरम बोलने में हिचकाता नहीं है, जो भारत माता की जय करने में नहीं हिचकाता है, जो इस देश को अपना देश मानता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो अपने दिल में पाकिस्तान पर स्थिति रखेंगे और जुबान में भारत के लिए बोलेंगे, उनका इस देश में कोई जगह नहीं है। और आगे चलकर कानून में, संविधान में बदलाव होंगे और वो बदलाव इसलिए भी होंगे क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र कह सकता है, बांग्लादेश अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र कह सकता है, हम मेजॉरिटी होकर अपने आप को हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते। हमारे यहाँ कोई प्रोविजन नहीं था कि ये सेकुलर देश है, हमें जबरदस्ती सेकुलरिज्म को थोप दिया गया इमरजेंसी लगा के। हमारे यहाँ कोई प्रोविजन नहीं था
कि हम ऐसे देश में रहें जहां पर हमारे फंड के, हमारे मंदिरों के पैसे को दूसरों को आगे बढ़ने में किया जाए। इस देश को जब आप समझेंगी तो संविधान के पहले हमने लिखा था वसुधैव तो आप कुटुंबकम। कहना चाह रहे हैं कि संविधान से सेकुलरिज्म शब्द को ही हटा दिया जाए? जब जोड़ा जा सकता है तो हटाया भी जा सकता है। और दूसरी चीज, जब संविधान नहीं था तब भी हम वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चल रहे थे, पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते थे। तो यह कहना गलत है कि हिंदू राष्ट्र होने से मुस्लिम नहीं रहेंगे, सब लोग रहेंगे, लेकिन सबको सबके कानून का, सबके देवी देवताओं का, सबके ग्रंथों का सम्मान करना पड़ेगा, और जो सम्मान नहीं करेगा वो बाहर का रास्ता देख ले। हाँ सर, क्या और यही वही ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं ना, जिनके भाई ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हाँ। हिंदुओं की औकात दिखा दिया जाएगा। तब ये सेकुलरिज्म के सुरमा कहाँ चले गए थे? सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं बोली थी? तब खुद स्वयं ओवैसी जी क्यों आकर के अपने भाई को कंडेम नहीं किया था? हाँ। ये भी तो क्वेश्चन पूछेगा ना। ये मूल प्रश्न है, इनकी मेंटालिटी, इनकी मानसिकता इससे जाहिर होता है। ठीक है, तो देखिए ये तमाम जो वकीलों की राय आपके सामने रखी, इसमें तमाम लोग थे, वो इंटर्न भी थे। अब आप एक बात जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री है वो हिजाब वाली महिला बन सकती है नहीं? फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।